आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र, और हालात और वाक़ात में चीन पर ही पहली नज़र। और चीन का मुकाबला करने के लिए जिस तरह कल ही बड़ी फ़ौज के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया था कि 700% से ज़्यादा की तादाद में अब हथियार हिंदुस्तान ख़रीद चुका है, और आज बाज़ाब्ता तौर पे फ्रांस से लाए गए राफेल जहाज़ को भी मुल्क की अफ़वाज में शामिल किया गया। नई दिल्ली से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पूरी नज़र रखने वाले राफेल को आज बाज़ाब्ता तौर पे फ़ौज में शामिल करने की तकरीब के दौरान खुद वज़ीर दिफा भी थे और फ्रांसीसी हुकाम भी मौजूद थे। और यहाँ पे साफ तौर पे माना जा रहा है कि राफेल से एक बार फिर हिंदुस्तानी फ़ौज की जो ताकत है, ख़ास तौर पे फ़िज़ाइया की ताकत, उसमें भरपूर इजाफा भी हुआ है और होगा भी। और इसके साथ साथ चीन की जो फ़ज़ाई ताकत है उसके कम अज़ कम मुकाबल ही आएगी। और साफ ज़ाहिर है चीन और हिंदुस्तान के दरमियान ताकत का तवाज़ुन जो पहले बिगड़ा हुआ था, काफ़ी ऊपर नीचे था, अब राफेल से किसी न किसी हद तक बराबर मुतवाज़िन एक लेवल पे आ ही जाएगा। मुकाबला बराबरी का अब हो सकता है। और इस सारे के बीच में मुकाबला बराबरी का हो, लेकिन मुकाबले के बीच में कल शाम को ही हमने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी हुकाम से भी बात की है। और साफ ज़ाहिर है कल की इस मुलाकात, टेलीफोनिक मुलाकात में जहां और मामलात ज़ेर बहस आए होंगे, वहीं ये भी माना जा रहा है, सियासी तज्ज़िया निगार बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशर माउंट कराने के लिए कल वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी शहज़ादों से साथ, सऊदी वलियात के साथ इस टेलीफोनिक बातचीत में ज़रूर बात की होगी। उस सारे के बीच में बात भूटान से भी निकल के आती है, बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, तिब्बत से भी घूम के आती है और चीन और होते हुए फिर ईरान तक पहुंचती है। और ईरान से आगे निकल के जब बात पहुंचती है तो आखिर बात टिक जाती है, रुक जाती है पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के जो पुराने ताल्लुकात हैं, जो पुरानी करवाहट है, उसी करवाहट के बीच में माना यही जा रहा है कि अगर जंग होती है तो ये करवाहट का अब की बार कहीं न कहीं करवाहट सामने खुल के देखने को मिलेगी। लेकिन आज वज़ीर दिफा ने यहाँ जो राफेल को फ़ौज में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया तो यहाँ उम्मीद का इजहार भी किया। आज राफेल इंडक्शन सेरेमनी में सर्वप्रथम मैं फ्रांस की ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली का अपनी ओर से और अपनी देशवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस इवेंट में आपकी अगस्त प्रेजेंस वर्षों से चली आ रही हमारी मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को दर्शाती है। इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक कम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम दोनों देश लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और वसुधैव कुटुंबकम के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मजबूत करने
उम्मीद का इजहार, लेकिन एक उम्मीद आज शाम की मीटिंग पर भी है। आज शाम को रूस में मीटिंग होने जा रही है और हिंदुस्तान के वजीर खारजा के साथ साथ उनके चीनी हम मनसब के दौरान मुलाकात काफ़ी अहम मानी जाती है। अब तक जो मीटिंगें हुई हैं, अब तक जो मुलाकातें हुई, चाहे वो फौजी लेवल की हों, सियासी शख्सियात की हों या ट्रैक 2 या बैक चैनल डिप्लोमेसी की मुलाकातें हों, कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकाल सके हैं। लेकिन आज की मीटिंग काफ़ी अहम मानी जाती है क्योंकि कल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों अतराफ, चीन की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी फौजें आगे भेजी जा रही हैं, फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाई जा रही हैं। और कल चीन ने जो अपना न्यूक्लियर तजुर्बा ना कहें बल्कि न्यूक्लियर नुमाइश की थी, न्यूक्लियर हथियारों की, उसने दुनिया को हिला के रखा है। चीन से लेके हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से लेके बहर अलकायल और बहर अरब तक जो चीनी और हिंदुस्तानी अफवाज का आमना सामना, उस सारे के बीच में अमेरिका की अफवाज का भी, उधर बरतानिया का भी इसमें टांग अड़ाना, ये सब बयान करता है कि हालात बहुत कशीदा हो सकते हैं, किसी नए तूफान का पेशखीमा बन सकते हैं। ये दुनिया से लेके हिंदुस्तान और चीन के मामलात पर पहली नज़र, लेकिन इसी नज़र के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मामलात बहुत से हैं। पानी, बिजली, सड़क रोज़ का मामूल का मामला है और वादी कश्मीर से लेके जम्मू डिवीजन तक हर जगह से इन्हीं मामलात को लेकर अवाम का वाविला भी होता है। सरकार के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से हलचल दिखाई दे रही है और आज श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पे रियासती एलजी के मशीर फारूक अहमद खान ने अवामी इजलास भी श्रीनगर में मुनक्कद किया। करीबन 120 से ज़ायद आज मुख्तलिफ वफूद, अवामी वफूद से उन्होंने मुलाकात की, कुछ के मसाइल मौके पर निपटाए, कुछ को हालात के हवाले भी रखा, हालात के सहारे भी रखा और कुछ के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें उम्मीद है कि कहीं न कहीं कुछ तरामीम, कुछ कवानीन बदलने के बाद उनको सुलझाया भी जा सकता था। लेकिन सरकार का बैक टू विलेज प्रोग्राम, पिछले प्रोग्रामों में कहीं न कहीं कुछ कमियां देखी गई हैं। सरकार अब की बार, खुद एलजी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और अब की बार बैक टू विलेज में कोई भी कमी, कोई भी कोताही नहीं देखना चाहते हैं। और फारूक अहमद खान ने श्रीनगर में हमारे साथ बात करते हुए ये भी बताया कि जहां अफसरान लगातार 2 रातें उन इलाकों में गुजारेंगी जहां उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जहां लोगों के मसाइल वो सुनेंगे, वहीं लगातार खुद ये अफसरान रियासत के एलजी को रिपोर्ट भी करेंगे। और रिपोर्ट करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक नई कोशिश, एक नई रियासत में या यूं कहें यूटे में तामीर और तरक्की की पहल की जा रही है। पहले हुआ था वो प्रॉब्लम्स जानने के लिए था कि कहाँ पे क्या क्या कमी है, कहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ें वहाँ पे मुहैया की जाएँ, वो काम वहाँ पे करवाए जाएँ। बैक टू विलेज 2 का भी उसी तरीके के साथ था कि अब इनको जितने भी पंचायत वगैरह बनी हैं उनको साथ लेके वहाँ पे काम करवाए जाएं, अफसर वहाँ पे जाके बैठें। बैक टू विलेज 3 के लिए जो प्लान बना है वो ये है कि ऑफिसर्स जाएंगे, वो 2 रातें उसी विलेज में गुजारेंगे, उसी पंचायत में गुजारेंगे और वहाँ पे काम जो जो हो रहे हैं और जो जो रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं, उसको किस तरीके से फास्ट ट्रैक करवाया जा सकता है, वो सब का सब वहीं से होगा। और बैक टू विलेज 3 के कंप्लीट होने के बाद सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि डेवलपमेंट किस किस तरीके से और किस किस स्पीड से वहाँ पे हो रही है। ये एक बहुत बड़ा एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था जम्मू कश्मीर में, जिसका जिक्र हमारे मोहतरम जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी 2 मरतबा अपनी तकरीरों में बताया, मन की बात में भी और फिर 15 अगस्त को जिस वक़्त उन्होंने यौम आज़ादी के मौके के ऊपर जो लोगों से खिताब किया था उसमें भी इन प्रोग्राम्स का जिक्र किया गया था। अवामी वफूद से मुलाकात, फारूक अहमद खान हफ्ते में 2 दिन आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और इसी मुलाकातों के सिलसिले में आज सुंबल सोनावारी के इलाके में भी रियासती गवर्नर के मशीर अवामी वफूद से मिलने के लिए अवामी दरबार मुनक्कद करते हुए वहाँ मौजूद रहे और कई अवामी वफूद से मुलाकात भी की और इन्हीं मुलाकातों के दौरान उन्होंने मामलात को सुलझाने और समझाने की कोशिश भी की। सर वन मोर सबमिशन एक टीम चल रही है आजकल तो और सर लैंड हमारे पास तकरीबन 500-600 कनाल जमीन चीफ यहाँ डायरेक्ट जाता था आर्टिकल 3 बात है सर, मगर ये एक तो जैसे आपको पता होगा कि हम गवर्नमेंट का इस वक्त एंडेवर यही है कि लोगों के बिल जितना पास हो सके वहाँ जाएं, ताकि लोगों की अगर कोई शिकायत है
और उनकी कोई डिमांड्स हैं। उसमें आपने देखा कि बेशुमार डेलीगेशन जो आए थे यहाँ पे डिफरेंट इलाकों से, यहाँ के आसपास के इलाकों में, उन्होंने अपनी डिमांड्स यहाँ पे पेश की और हमने उनको एनलिस्ट किया जो डिमांड्स हमारे रिसोर्सेज के अंदर हम कर सकते हैं, ताकि उसमें यहीं पे मैंने ऑर्डर्स भी दी। 2 विलेज का नया सीरीज़ जो है वो अब शुरू हो रही है, जो नया फेज़ है। अब कुछ ही दिनों में आज उसका जन अभियान जो था वो यहाँ से शुरू किया हमने। ये मामलात, हालात और वाक़ात, लेकिन हालात और वाक़ात में नॉर्थ कश्मीर, पहले कश्मीर का, साउथ कश्मीर का इलाका गर्म हुआ करता था, मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ दिखाई दी जा रही थी, लेकिन अब ये सारा ट्रेंड किसी हद तक देखने को नॉर्थ कश्मीर में मिल रहा है। परसों ही कुपवाड़ा के आरमपुरा के इलाके में बारूदी सुरंग फटते फटते बची और आज ऐसा ही वाक़ा रफ़ियाबाद के इलाके में देखने को मिला। बताया जाता है कि रोड ओपनिंग पार्टी जो फौज की, उनकी नज़र पड़ी मुश्तबा चीज़ पे और मुश्तबा चीज़ को जब खंगाला गया तो मालूम हुआ कि ये बारूदी सुरंग बिछाई गई थी और बारूदी सुरंग वहाँ से गुजरने वाली फौजी कानवाई को निशाना बनाने के लिए बिछाई गई थी। ताहम रोड ओपनिंग पार्टी की इस पर नज़र पड़ी और उनने BDS को बुलाया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आते ही इसको पहचाना और इसको नाकारा भी बनाया। बड़ी कोशिश बताया जाता है और लगातार नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबरें या इस तरह के वाक़ात की खबरें आती रहती हैं। उधर कुपवाड़ा पुलिस ने आज शाम गए दावा भी किया कि उन्होंने लश्कर तैयबा से, जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक सोपोर के इलाके से है। उनसे कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद करने का कुपवाड़ा पुलिस ने दावा करते हुए बताया है कि इलाके में मिलिटेंसी के रिवाइवल और सर्वाइवल के मामलात उभारने के लिए ये उस इलाके में आ रहे थे। आपको ये भी बताते चलें कि कल ही कुपवाड़ा पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें लोलाब के इलाके से भी एक हमदर्द को गिरफ्तार किया है और आज उन्होंने बताया कि इस वाक़े में कुछ हथियार भी उन्होंने जब्त किए हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुपवाड़ा पुलिस को हासिल हुई कि जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन से वाबस्ता 2 आतंकवादी सोपोर से कुपवाड़ा के लिए निकले हैं। इस इत्तला को मिलते साथ ही कुपवाड़ा पुलिस 47 RR इनके साथ में शहर की नाकाबंदी की गई। इस नाकाबंदी के चलते एक ईऑन गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और उस गाड़ी में सवार 2 आतंकी वसीम अहमद गबरू और मेराजुद्दीन वानी, ये दोनों रहने वाले सोपोर के हैं, इनको एप्रीहेंड किया गया। इनके पास से एक AK, 2 ग्रेनेड्स, मैगजीन्स और कुछ गोलियां और साथ में 7 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इस कार्रवाई के चलते FIR नंबर 233 अंडर इंडियन आर्म्स एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के विभिन्न धाराएं के तहत कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। नाज़रीन, अब कोविड के हवाले से बाखबर करते रहें, लगातार हम आपको बाखबर कर रहे हैं और आज भी हम आपको बता रहे हैं कि अब तक की जो तादाद आ रही है रियासत या यूं कहें जम्मू कश्मीर से, वो लगातार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जम्मू पहले सरद था, उतना गर्म नहीं हो रहा था, लेकिन अब एक हफ्ते से लगातार जम्मू से भी वही तादाद आ रही है जो कश्मीर वैदी से आ रही है, यूँ कहें तो उससे ज़्यादा भी आ रही है। और इन्हीं हालात और इन्हीं वाक़ात में अमवात का सिलसिला भी जारी है और इन्हीं अमवात के बीच में इंतज़ामिया भी मुतहरिक है। और इंतज़ामिया में आज सबसे पहले अगर राजौरी के मामला देखें तो राजौरी में आज और 2 अमवात हुई हैं और इन्हीं अमवात को लेकर राजौरी में इंतज़ामिया भी मुतहरिक है। और DC राजौरी जो पिछले दिनों से लगातार सुबह शाम कोविड से लेकर दूसरे मामलात पर नज़र रखे हुए हैं, आज भी इन्हीं मामलात को लेकर राजौरी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में गए थे। कुछ जगहों पर आवाम को समझाया जा रहा था, कुछ जगह आवाम को तलकीन की जा रही थी और बाद में मीडिया से बात करते उन्होंने हालात वाक़ात भी बताए। ये मुहिम सिर्फ राजौरी टाउन में नहीं है बल्कि एक रास्ता डिस्ट्रिक्ट चलती है और एक रास्ता डिस्ट्रिक्ट जो है अभी तक हमने जो इस मुहिम के ज़रिए जो है लगभग 6 लाख रुपए हमने जो है इस वक्त तक फ़ाइन किया है और ये मुहिम आगे जारी रहेगी क्योंकि इस चीज़ को, कोरोना को
कि चैन को ब्रेक करने के लिए हमें जो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते होंगे कि हमने आज तक अभी इस वक्त तक हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो हैं 14 लोग जो हैं अपनी कीमती जान जो है गवा चुके हैं कोरोना की वजह से। और हम लोगों को चाहिए कि तमाम लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का जो SOP है उस SOP को फॉलो करें और लोगों से यही मैं दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम मार्केट में बहुत कम आएँ, मार्केट में न घूमें, और ख़ास करके वो लोग जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम्स हैं या वो लोग जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं वो इमीडिएटली अपने टेस्ट करवाएं। ये राजौरी पुंछ के हाल अहवाल। पुंछ के हवाले से आपको याद होगा कल वहाँ के DC ऑफिस के बाद SP ऑफिस को भी मुकम्मल करना पड़ा था, लेकिन डोडा भद्रवाह में भी अब अपना फन कोविड फैला रहा है और लगातार वहाँ से पॉजिटिव केस आ रही हैं। इंतज़ामिया भी इलाकों को रेड जोन और दूसरे जोनों में बांटते हुए कहीं बंदिशें खड़ा कर रही है, कहीं इंतज़ामिया रुकावटें खड़ा करते हुए आवाम को घरों में रहने की तलकीन भी कर रही है। और इंतज़ामिया की इन्हीं वादों या इन्हीं दावों या इन्हीं अहकामात या इन्हीं हरकत के बीच में कोविड खित्ते चिनाब में भी अब बुरी तरह से फैल रहा है और लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि इस कोविड से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन पर अमल करना ज़रूरी है। में हुई थी तो इस एरिया में अब हो सकता है कि डेथ से पहले वो कहीं लोग उनसे मिले हों, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने DC साहब ने वहाँ कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया हुआ है इसको, दोमेल से लेके यहाँ सरोल बाग तक। उसमें प्रॉपर जो ऑर्डर किया हुआ है उसमें डिटेल दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक ये है। तो ये इसमें कंटेनमेंट जोन एक तो ये बिल्कुल टोटल लॉकडाउन यहाँ पर रहेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई बाहर नहीं लोग निकलेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। उसमें हमने कुछ नोडल ऑफिसर भी मुकर्रर किए हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो नोडल ऑफिसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट्स हमने वहाँ पर डिप्लाई किए हुए हैं। दूसरी एक जो आपने बात की टेस्टिंग की, तो आज हम पूरी सर्वे करवा रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं पूरे कंटेनमेंट जोन में कि कितनी पॉपुलेशन है और उसमें कोई सिम्टम्स वाले कितने हैं, एज कितने हैं। तो उसी बेस पे हम कल से लोगों की टेस्टिंग भी स्टार्ट कर देंगे, सैम्पलिंग स्टार्ट कर देंगे। इस कोविड ने जहां उस दुनिया को सताया है, वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कम नहीं सताया है। कोविड के नाम पे भी लोगों को सताया जा रहा है। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज कश्मीर वैली पोल्ट्री ग्रोवर्स एसोसिएशन के लोग भी आए हुए थे और पोल्ट्री ग्रोवर्स एसोसिएशन के लोग ये भी बता रहे थे कि उनकी पोल्ट्री को, उनके इस बिजनेस को, कारोबार को दचका लगाने के लिए कुछ लोग जो हैं सरकार में बैठे हुए हैं। उधमपुर से लेकर लखनपुर तक सरकार के ये कारंदे उनके कारोबार में रुकावट डालने के लिए बहानेबाजी करते हैं और हीले बहाने करते हुए रोज नए नए अहकामात सामने लाते हुए उन्हें जानबूझकर परेशान करते हैं। इल्ज़ाम उनका ये था कि जम्मू में इंतज़ामिया के कुछ लोग हैं जो वो पुरानी कहानी दोहराते हुए कश्मीर की इकानमी को तबाह करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर रास्ता नहीं है, अगर वन वे कानवा है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। पिछली बार हम एसोसिएशन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे तो हमें रिटर्न वहाँ से एक अथॉरिटी मिली थी कि लाइव स्टॉक को उधमपुर में हाल्ट नहीं करेंगे। लाइव स्टॉक की जितनी भी व्हीकल्स है इनको पटनी टॉप हम आने देंगे ताकि पटनी टॉप में हम अपना माल उतार के रखें। वहाँ मौसम ठंडा रहता है, जैसे हाईवे क्लियर होगा तो आपकी गाड़ियों को आगे जाने देंगे। लेकिन बिल्कुल पिछले 3 दिन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सारी जितनी कच्ची माल की गाड़ियाँ हैं सबको छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ियों को जानबूझ के सता रहे हैं और उनको वहाँ पे बंद कर दिया है। अभी हम फ़ोन कर रहे थे ड्राइवर साहिबान के पास, कम से कम ये 3 लाख चूजे में 1.5 लाख चूजा मर गया है। अब आप ही बताओ, हम गरीब फार्मरों के लिए काम करते हैं, हम भी फार्मर हैं। अगर 1.5 लाख चूजा 40 रुपये के हिसाब से मर गया तो हम कहाँ से इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। ये कश्मीर के वो ताजिर जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से अपनी तिजारत करते हैं, लेकिन हम जब शाहरा की बात करें तो सड़कों का हाल अहवाल भी ज़रूरी है। सड़कों के हाल अहवाल से आने से पहले बताते चलें कि हमारे मुअल्लिम, हमारे उस्ताद आजकल तालीम के मैदान के हवाले से कई प्रोग्राम मुरतब दे रहे हैं। आज भी सोपोर के इलाके में एक प्रोग्राम मुरतब किया गया था जिस दौरान तालीम पर जोर दिया गया, तालीम के हवाले से इक़दाम उठाने की कोशिश की गई और लोगों को बताया गया कि तालीम ही इंसान की मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए एक रास्ता फराहम कर सकती है।
तालीम के हवाले से हमारे माहिर तालीम अपनी राय दे रहे हैं, लोगों को मशवरा दे रहे हैं, लेकिन खुदारा तालीम के इन माहिरीन से कोई पूछे कि ये सलाह, ये मशवरा, ये जलसे, ये जुलूस, ये फंक्शंस, ये सब कुछ तो ठीक, लेकिन कहीं से कोई कम्युनिटी क्लास भी शुरू करे। अगर दुनिया के बाकी ममालिक में कम्युनिटी क्लासेस शुरू हो जाते हैं तो खुदारा जम्मू कश्मीर में भी होते हैं। बताया जाता है कि कम्युनिटी क्लासेस, लेकिन अभी तक कहीं शुरू नहीं किए जा रहे हैं। और हमारे सरकार की इन तालीम के उस मेमारों से हमारी गुजारिश के कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए जाने का वक्त है। 2 साल से तालीम नहीं हो सकी है, अब ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत पहल हमारा उस्ताद करेगा तो बाकी उनके साथ निकल पड़ेंगे। तालीम का मामला, लेकिन तालीम के साथ साथ हमने जब सड़क की बात की तो श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर लावेपोरा का पड़ाव जाना और माना पड़ाव है, लेकिन उस पड़ाव के अंदर का हाल अहवाल बहुत कम लोग जानते होंगे। अंदर का हाल अहवाल, तस्वीर कुछ इस तरह बयान करती हैं। सड़कें खंडरात की कहानी बताती हैं। बिजली, पानी, सड़क के मामले पर लावेपोरे का भी वही हाल जो रियासत या यूं कहें वादी के दूसरे इलाकों का है। और आज जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां के लोग घरों से बाहर आते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि लावेपोरा भी उसी तरह का इलाका है जिस तरह वादी का दूसरे हिस्से हैं, वादी के दूसरे इलाके हैं, और लावेपोरा में भी बिजली भी नहीं है, सड़क का मामला भी सामने है और पानी के लिए भी लोग परेशान हैं। 2 ؤری गई लगातार ये वनान या अस करो ये रोडस कम से कम, अगर न कहीं करो 1 किलोमीटर रोड लावेपोरा टू मुजगुंड नेशनल हाईवे लावेपोरा टू मुजगुंड गांधरबल टू कनेक्ट, तो मगर गोरा गसान कहें। मेहरबानी तो मेहरबानी कर रिक्वेस्ट करान, खास कर नो गवर्नर साहब आमुत अमिस रिक्वेस्ट करान कम से कम दे तवज्जो ये रोडस कुन करो। तुम सोन बच्चे, सोन बुजुर्ग, सोन मस्तूरात यम सात रूद पेवान रूद पेवान, अल्लाह गवाह अगर घर बहरान नेरनस, घर बहरान नेरनस कि तुम पाई तिमन न अत फटो दोबस, तिम दोब यह 1 किलोमीटर लावेपोरा टू मुजगुंड। ये दपान यह करो रिपेयर कुन पे, मेहरबानी करो ये रिपेयर। लावेपोरा का नज़दीकी इलाका HMT शाल्टेन का इलाका भी है और वहाँ के लोग भी कुछ ऐसा ही रोना रोते हैं, कुछ हटके नहीं हैं, कुछ का अलग से नहीं है। उनकी भी यही परेशानी, उनकी भी यही कहानी, और सरकार तक वो परेशानी और कहानी हमारे ज़रिए पहुँचाते हुए अपील करे थे कि उनका इलाका भी सरकार की नज़र करम का मुंतज़र है। मेरी फ़िक्र में, मैंने अपनी फ़िक्र में बस यही थोड़ा मैंने देखा है। 10 साल पहले मैंने मैग्डमाइजेशन देखी, उसके बाद आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया। हालांकि जहाँ पे जो सरकार थी, यहाँ पे जो MLA थे, उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं किया। और आप देख सकते हैं, आपने ये भी देखा कि यहाँ पे जो गोबर है, पिछले कई सालों से हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताते आ रहे हैं कि उन्होंने भी उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी, लेकिन वैसे कुछ नहीं किया। तो मैं इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके इस रोड को मैग्डमाइज़ कीजिए, ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो पढ़ते हैं, यहाँ पे ITI कॉलेज में, हायर सेकेंडरी में लगभग 800 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो गोबर है इसको हटाए, ताकि हम भी अब चैन की ज़िंदगी गुजारें। और नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें, ये फयाज़ अहमद ख़ान की तस्वीर हैं। ये इसके लवाकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए थे। उर्दू बाज़ार फ़तेह कदल श्रीनगर का रहने वाला फयाज़ अहमद ख़ान और इसके लवाकिन के मुताबिक ये जम्मू से लापता हुआ है। पेशे से ये वहाँ पे मजदूरी कर रहा था और ये इस मजदूर शख्स के लापता होने पर उसके लवाकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में काफ़ी परेशान थे, अपील करे थे कि इसको बाज़ियाब कराने की कोशिश कराई जाए। तो इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।